दोस्तों नमस्कार। मैं के सिंह, आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपुल पे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ था, जिनके नतीजे कल आ गए। जैसा कि आपको विदित होगा कि जिन 9 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, उनमें से 5 पहले सपा गठबंधन के कब्जे में थी और 4 पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। लेकिन जो उपचुनाव में हुआ तो उपचुनाव में स्थिति एकदम पलट गई। समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपनी संख्या बल को लगभग दुगना करके और 7 सीटों पर पहुंच गया। सबसे ऐतिहासिक जीत जो भारतीय जनता पार्टी की हुई वो हुई मुरादाबाद जिले की कुंदरका सीट पर। कुंदरका सीट में 65% आबादी मुसलमानों की है और वहाँ 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता था। केवल 1991 में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सफलता मिली थी और 1991 के बाद में भारतीय जनता पार्टी हमेशा वहाँ चुनाव हारती रही थी। लेकिन उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह लगभग 1.5 लाख वोटों से विजयी हुए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की तो हाजी रिजवान की तो जमानत जब्त हो गई। उनको जो मिले वोटों का प्रतिशत है, जो मिले वोटों की संख्या है, बहुत ही शर्मनाक रही है। जमानत तक उनकी जब्त हो गई। तो यहाँ पर अन्य सभी पार्टियों ने, तमाम सारी पार्टियों ने यहाँ पे मुसलमानों को ही उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने जबकि अपने पिछले जो रामवीर सिंह थे, जिनको पिछली बार हारे थे, उन्हीं को दोबारा उम्मीदवार बनाया था। मतलब एक हिंदू को उम्मीदवार बनाया था। जो कुंदरकी का जो चुनाव परिणाम है, उसका आकलन ये भी बताता है कि वहाँ पर एक सीमित संख्या ही रही हो, लेकिन वो संख्या जो है वो उतना एक सीमित अनुपात में भी माना जाए, लेकिन मुसलमानों के एक वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये हुआ कि मुसलमानों का भी वोट आज की, जबकि मुसलमानों के लिए परिस्थितियाँ वास्तव में उनको दोयम दर्जे की स्थिति में धकेलने जैसी लग रही हैं आज की स्थितियाँ में। इसके बावजूद भी मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब होने लगा है, जो भारतीय जनता पार्टी से आकर्षित होने लगा है, जिसने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में ही भलाई है। ये स्थिति गुजरात में भी हुई थी। गुजरात में भी एक ऐसा मुसलमानों में ऐसा वर्ग गुजरात दंगों के बाद में फिर एक बार मुसलमानों ने आक्रोश में वोट किया, दूसरी बार आक्रोश में वोट किया। लेकिन गुजरात में भी मुसलमानों का जो व्यापारी वर्ग है वो सोचता है कि ज़िंदगी हमारी महत्वपूर्ण है, न हमारा व्यापार बचेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ हुए, न हमारा वजूद बचेगा। तो उसने कहा कि व्यापार को बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को के साथ हो जाने में ही भलाई है। तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमें लाभ भी होगा और हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। ये ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी लगता है कि ये स्थिति बनती जा रही है। ये कुंदरकी की सीट ने इस बात की गवाही दी है कि वो धीरे धीरे मुसलमानों में जो ये वर्ग है, जिसको ये पता है कि असली दुनिया जो है, जो यहाँ की जो दुनिया है, इस धरती की दुनिया, वही असली दुनिया है। और इस दुनिया में कैसे अपने आप का अपना वजूद बचाएं, कैसे अपने आप को अपने को और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं, उस तरीके से ज़माने के साथ चलना होगा। और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर और कमाई करने का अगर अवसर मिलता है तो क्या बुराई है। तो इसलिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक संकेत है जो कुंदरकी से मिला। लेकिन अन्य जगहों पर जैसे कटेरी में है, तो कटेरी में जो फैजाबाद जिले की एक सीट है, जहाँ फैजाबाद में वो अयोध्या सीट हो गई है, अयोध्या के नाम से सीट है। तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह, राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव हुआ, लेकिन लल्लू सिंह को हरा के और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो है
वो जो विजयी हुए थे, तो उसके बाद में समाजवादी पार्टी का जो मनोबल है वो चरम पे पहुंच गया था। और समाजवादी पार्टी ने इसका उदाहरण देके और ये कहा था कि भगवान राम तो अब हमारे ऊपर मेहरबान है, भारतीय जनता पार्टी तो उसमें जो कर रही है वो उससे जो है वो उसके कारण भगवान राम भी उससे कुपित हो गए, तो भगवान राम भी हमारे साथ में आ गए, ये कह के प्रचारित किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद में भी इसको कम गिलानी बोध नहीं था। तो अब वहाँ की एक सीट थी, वो एक जो चुनाव होना था, वो चुनाव तो टल गया फैजाबाद जिले की, लेकिन ये कटहरी में जो चुनाव हुआ, तो कटहरी में मतलब ये इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि हमारा जीतेगा। कटहरी के उपचुनाव में की जो सामाजिक संरचना है वो भी कुछ इस तरह की 95,000 तो वहाँ दलित वोट हैं, 65,000 वहाँ कुर्मी वोट हैं। कुर्मी वोट ने लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से कटहरी में समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। तो और दलितों का भी जिसको ये पता था कि अब बहुजन समाज पार्टी की प्रासंगिकता धीरे धीरे चुक गई है, तो वो एक नया जो ठौर तलाश रहा था। तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी तो उम्मीद ये कर रही थी लोकसभा चुनाव के समय कि वो जो समाजवादी पार्टी की दबंग जातियों के उत्पीड़न से त्रस्त रहा है दलित वोट, तो इसलिए वो अगर वहाँ से अगर उसका मोह भंग होगा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा वो कोई और ठौर तलाशेगा, तो उसको सहूलियत भारतीय जनता पार्टी में आने में दिखी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रति सारे गिले शिकवे बुला के अधिकांश जगह पे वो दलितों ने उसको समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया। और उसका एक कारण भी था कि कांग्रेस के साथ में उसका गठबंधन, और जो राहुल गांधी का वो नारा संविधान बचाओ का, तो उसकी एक वजह रही। लेकिन अब की बार महाराष्ट्र और झारखंड में और वायनाड में पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपना केंद्रित रखा। तो यहाँ पर जो है वो कोई अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया उत्तर प्रदेश में, और खाना पूर्ति के लिए बस वो कहते रहे गठबंधन हम इंडिया गठबंधन लड़ रही है, अकेली समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही, और इंडिया गठबंधन पूरी साथ देगी। तो जो कांग्रेस के नाते जो दलितों को लगा था कि कांग्रेस हमारा पुराना घर है, कांग्रेस के नाते जो समाजवादी पार्टी को लेकर उसका जो डर था, उसने जो बनाया था, लगता है कि वो इस बार जो है वो जब कांग्रेस मैदान में उसको नहीं दिखी और ये दिखा कि गठबंधन नहीं, अकेली समाजवादी पार्टी वास्तविक रूप में तो अकेली ही चुनाव लड़ रही है, तो फिर उसने फिर ये सोचा कि फिर उसने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर मुँह कर लिया, जैसा वो 2022 के विधानसभा चुनाव में कर चुकी थी। और उसके पहले जो सिलसिले की शुरुआत हुई थी, तो वो सिलसिला उसने अब की बार फिर आगे बढ़ा दिया कांग्रेस के मैदान में रह जाने का। तो कांग्रेस में जब विधानसभा उपचुनावों के लिए वो हो रही थी, तैयारी हो रही थी, और उस समय पे कांग्रेस ने चाहा था कि समाजवादी पार्टी हमको कम से कम 4 सीटों पर हमको मौका दे। तो उसमें तकरार हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा कि इंडिया गठबंधन का सिराजा न बिखर जाए, तो अनमने मन से उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई उम्मीदवार नहीं लड़ाएंगे, सारे उम्मीदवार आप ही लड़ाएंगे। तो बड़ी बाँचें कर गई थी उनकी समाजवादी पार्टी की। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये करना अब लगता है कि महंगा पड़ गया। कांग्रेस को भी अगर वो मना लेते कि 2 सीटों पे कम से कम वो लड़ने के लिए मान जाए, तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा फायदा होता। तो वहाँ पर 95,000 दलित वोटों के भरोसे थी कि उसमें से अधिकांश एक पोर्शन चला जाएगा बहुजन समाज पार्टी को, बड़ा पोर्शन, और बाकी पोर्शन हमको मिल जाएगा। और फिर कुर्मी का है ही, कुर्मी को अधिकांश मिलेंगे, तो वहाँ पर हमारा खेल बन जाएगा। लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि बहुजन समाज पार्टी ने भी कुर्मी उम्मीदवार उतार दिया। तो बहुजन समाज पार्टी को दलितों का एक पोर्शन का वोट मिलना था, तो मिले ही। साथ साथ में कुर्मियों का भी जो है कि भी एक धड़े को, एक छोटे हिस्से को वो खींच ले गई बहुजन समाज पार्टी। तो उसने बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी का खेल वहाँ पे कटहरी में खराब कर दिया। और कटहरी में
जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा उनके योगी के सिपह सलार के बतौर जो है वो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव संभाल रहे थे। तो स्वतंत्र देव एक अच्छे रणनीतिकार बन चुके और सबसे ज़्यादा समय उन्होंने कटहरी में दिया। तो कटहरी में कुर्मी चेहरे के रूप में, कुर्मी एक मजबूत कुर्मी चेहरे के रूप में उनकी स्वीकार्यता बन चुकी है। तो एक बड़ा योगदान कुर्मियों के भी एक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के साथ में लाने में स्वतंत्र देव सिंह का रहा। और ब्राह्मण तो मिलने ही थे भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए अंततोगत्ता भारतीय जनता पार्टी को चुनौतीपूर्ण कटहरी सीट पर अपनी विजय पताका फहराने में सफल हुए। अब हमारा उद्देश्य आज के वीडियो में हर विधानसभा वार और हर सीट का विश्लेषण करना नहीं है। हम ये भारतीय जनता पार्टी की अभी तो हमने ये प्रसंग बस ये इन बातों का उल्लेख कर दिया, लेकिन हमारा मूल विषय ये है भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक स्थितियाँ को टटोलने का। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये मान के कि योगी के बूते का कोई कि हम योगी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे उत्तर प्रदेश को, और सारे उम्मीदवार खुद ज़्यादातर अमित शाह ने तय किए थे और उन पर नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी थी, और उनके खिलाफ उन्हीं के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को उकसा रखा था केंद्रीय नेतृत्व ने, और अन्य तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने उनको नीचा दिखाते हुए भी और मतलब उसमें लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने की ठान रखी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जो है पासा जो है उल्टा पड़ गया, और ये हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी पीछे तो चली ही गई, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के मुकाबले तो काफ़ी पीछे तो चली ही गई, और यही एक मुख्य वजह बनी कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में केंद्र में नहीं रह गई थी। और साथ साथ में ये हुआ कि नरेंद्र मोदी तक को जीतने के लाले पड़ गए, और उसके बाद जब समीक्षा हुई ठीक रहा, योगी के सिर पर फोड़ने की कोशिश की गई, तो योगी ने साफ कहा कि न तो रणनीति बनाने में हमसे कोई मशवरा किया गया, न उम्मीदवार तय करने में हमसे कोई मशवरा किया गया। तो अब आपने सब अपने जिम्मे ही रखा, और आप ही सबसे बड़े रणनीतिकार और चाणक्य हैं, तो फिर हार की जिम्मेदारी आप लें। तो जब ये पलटवार योगी ने किया तो फिर तो थोड़ा सा उनको लगा कि कहीं ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए पार्टी के अंदर, और कहीं हमारे वर्चस्व को राष्ट्रीय स्तर पर एक चोट पहुँचाने जैसी कोई मुहिम पार्टी के अंदर न चल जाए। तो फिर उन्होंने खामोशी साध ली, और समीक्षा में जो ये आया था कि जगह जगह हर निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जो है वो बगावत सैबोटेज किया है, और वो जो है उन्होंने बेतरघात किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो किसी के खिलाफ फिर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को लगा कि अगर हमने किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो जो है तो फिर ये होगा कि वो फिर वो उसकी आँच हम तक आ पहुँचेगी कि हम भी कहीं उसके लिए जिम्मेदार न ठहराई जाने लगी। तो फिर अब जब उपचुनाव की बारी आई तो फिर अमित शाह ने की भावना ये नहीं थी कि वो कोई बड़ी भारी सफलता, वो बड़ा श्रेय दिलाना चाहते हो जो हमें आज मिला है योगी आदित्यनाथ को, ये श्रेय दिलाने की भावना नहीं थी। लगता तो ये कि अमित शाह उस समय सोच के ये बैठे थे कि समाजवादी पार्टी का इतना ज़्यादा जलजला कायम हो चुका उत्तर प्रदेश में कि वो अपनी 5 सीटें, तो इन 9 में से 5 मैं बता रहा हूँ, और वैसे अगर एक सीट जिस पर चुनाव टल गया अयोध्या की, तो अगर वो सीट पर भी अगर चुनाव हो जाते तो लगभग 6 सीटों पे तो वो तो जो है हत्या ही लेगी, सब इंडिया गठबंधन हत्या ही लेगा। और साथ साथ में ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे वाली सीटें पे भी वो हाथ मार ले जाएगा इंडिया गठबंधन। तो योगी की किरकिरी होगी। तो उन्होंने कहा कि जब आप इतने बड़े रणनीतिकार, इतने बड़े 30 मारिका हैं, तीरंदाज हैं, तो हम आप पर ही छोड़ते हैं, आप ही उम्मीदवार तय करें, आप ही रणनीति बनाएं, आप ही सब कुछ करें। तो योगी और आप करके दिखाएं। तो योगी ने उसके बाद में जो है वो
अपने हिसाब से उम्मीदवार तय किए। कटहरी में उन्होंने जो है धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया, वो आयात करके लाए बहुजन समाज पार्टी से। वो बहुजन समाज पार्टी से पिछले चुनावों में MLA हो चुके, तो उन्होंने जो है वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से उनको आयात करके लाए धर्मराज निषाद को, और धर्मराज निषाद को उन्होंने उम्मीदवार बनाया कटहरी में। इसी तरह अन्य जगह जहाँ उनको आयात करने की ज़रूरत पड़ी, दूसरी पार्टियों से उन्होंने आयात किए उम्मीदवार, और अन्य जगह पर भी उन्होंने उनके समीकरणों को ही महत्व मिला। तो उसके चलते तो ये जो उम्मीदवार तय करना, फिर योगी ने अपने आप को पूरी तरह उन्होंने झोंक दिया, और उसके बाद में फिर जो है अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया, ताबड़तोड़ आखिरी दौर में जनसभाएं भी की, और हर निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों से सीधा संवाद भी किया। उधर समाजवादी पार्टी इस मुगालते में रही कि हमारा तो अब इतना हमारे समीकरण इतने मजबूत हो चुके, सामाजिक समीकरण मुसलमानों का और बैकवर्ड के एक बड़े हिस्से का और दलितों के भी एक बड़े हिस्से का, तो हम तो जीत ही जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने थोड़ी प्रयास तो किए, बाकी अन्य नेताओं के प्रयास नहीं देखने को मिले, और राहुल गांधी की तरह अखिलेश में भी टीम वर्क वो नहीं कर पाते। ये उनकी एक बड़ी कमजोरी है। वो सोचते कि और कोई चेहरा बड़ा मजबूत ना बन जाए, और माता प्रसाद पांडे को जो उन्होंने बनाया विधानसभा में अपनी पार्टी का नेता, तो माता प्रसाद पांडे की वजह से ब्राह्मण वोट भी उनके उसमें नहीं आ पाया, उनके पाले में नहीं आ पाया, और इसका एक उल्टा असर ये हुआ कि माता प्रसाद पांडे को कि बैकवर्ड का वोट और दलितों का वोट, उन्होंने कहा कि बात तो आप PDA की करते हैं, और जो विधानसभा के अंदर जो नेता सदन के नेता का जो सदन में पार्टी का नेता कौन हो, जो सबसे मजबूत जो मतलब पार्टी के अंदर सबसे मजबूत पद माना जाता है, वो आप ब्राह्मण को ही दे देते। तो फिर उनकी बात वही हो गई कि वो दोनों दिन से चले गए। तो ये भी उनको एक धक्का लगने का कारण था। तो अब मैं ये कह रहा था कि अब योगी ने साबित कर दिया है कि देखिए कि उत्तर प्रदेश में अगर वो मन से नहीं लगते तो केशव मौर्य चुनाव हार जाएंगे। वो जिसको नहीं चाहेंगे, वो चाहे मोदी और अमित शाह लगे रहें, वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। केशव मौर्य को इसीलिए वहाँ चुनाव में उनका पूरा बरदस्त प्राप्त था उनका अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, लेकिन 2022 के उपचुनाव में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले रही, लेकिन केशव मौर्य को वहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी अहमियत जताने के लिए या अपने अस्तित्व जताने के लिए ये काम किया, और उन्होंने ये बता दिया कि अब मैं टहनी नेता नहीं रहा हूँ, अब मैं इस उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं पार्टी के सर्वोच्च स्वीकारता वाले नेताओं में शामिल हो चुका हूँ। अपनी हर जगह मेरी फॉलोइंग है। तो आप अपनी चाणक्यगिरी दिखाने में अपने आप को कोई अवतारी मानने में ये भूल ना कर जाएं कि हम कहीं पे हैं ही नहीं, आप हमारे बिना आपका जोड़ नहीं बनेगा। तो और लोकसभा चुनाव में भी जब उन्होंने देखा कि हमारे हिसाब से उम्मीदवार तय नहीं किए गए, हमारे हिसाब से रणनीतियाँ तय नहीं की गई और हमको जो है अपमानित करने की कोशिश की जा रही, तो योगी ने जो भी चमत्कार दिखाया हो, लेकिन योगी ने वो जो चमत्कार दिखाया उससे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले में बहुत पिछड़ गई। उससे भारतीय जनता पार्टी के इकबाल को और अमित शाह और मोदी के नेतृत्व को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो अब ये जो चर्चाएं चल रही थी कि उनको हटा दिया जाएगा योगी जी के केंद्र से जो साजिशें चल रही थी, तो ये लग रहा है कि अब इन साजिशों से उनको जो है हाथ जोड़ना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, और योगी के सामने अब उनको उत्तर प्रदेश के मामले में योगी के सामने नतमस्तक होने जैसी स्थिति उनकी पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की। और एक बहुत ही ज़्यादा बाचाल तबीयत का परिचय दे रहे थे। केशव मौर्य ने तो सरेंडर कर दिया था,
लेकिन हालांकि खामोश तो दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी हो गए थे, लेकिन वो जो है वो जो है योगी के बराबर के कद के नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते थे। तो योगी ने उनके हवाले सीसामऊ की सीट कर दी थी, और सीसामऊ की सीट पर उन्होंने कहा था ब्राह्मणों की भी उसमें अच्छी खासी संख्या है, तो उन्होंने कहा ब्राह्मणों को वो प्रभावित करिए, वहाँ पे दिखाइए अपना कमाल, जब आप बहुत बड़े ब्राह्मण सूरमा है, और ब्राह्मण वहाँ प्रत्याशी भी बनाया था। तो जो कुंदरकी की सीट थी जहाँ पे 65% मुसलमान हैं, इतने तो सीसामऊ में मुसलमान थे नहीं, और ब्रजेश पाठक को कमान सौंपी गई ब्राह्मण उम्मीदवार, लेकिन योगी ने वहाँ नहीं चाहा, क्योंकि ब्रजेश पाठक को उनको सबक सिखाना है। तो उन्होंने जब नहीं चाहा कि वो वहाँ पे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का न जीते, वरना भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 8 हो जाती, तो वहाँ पे सीसामऊ में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वरना यहाँ पे जब ये चमत्कार हो गया कुंदरकी में, वहाँ जमाती जब तो वही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हुए भी, तो सीसामऊ में ये चमत्कार क्यों नहीं हो सकता था। लेकिन सीसामऊ में उन्होंने कहा ब्रजेश पाठक ही अगर सूरमा है तो ब्रजेश पाठक कुछ करके दिखाएं, और केवल आप केंद्र के कृपा पात्र बनकर और यहाँ अपना जो है वो दादागिरी दिखाना चाहते, तो हम आपको सबक सिखा देते। तो अब इनका और इसी बीच में इन परिणामों से उनकी जो है संघ दरबार में भी योगी की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, और योगी और अब की बार उन्होंने कहा नैरेटिव कौन चलाता, तो मोदी चलाते थे नैरेटिव, लेकिन अब की बार तो नैरेटिव किसने चलाया, ये नारा पूरे पूरे चुनावों में योगी का जो नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये नारा थोड़ा इसमें मोदी ने थोड़ा सा इसमें वैल्यू एडिट किया इसको कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये जोड़ा, लेकिन कुल मिला के मूल रूप से ये नारा योगी का था, और यही नारा झारखंड में इस्तेमाल किया गया, यही महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया, और यही जो है सारे उपचुनावों में सारे अन्य राज्यों में भी यही नारा इस्तेमाल किया गया, और उत्तर प्रदेश में तो उनका नारा इस्तेमाल होना ही था। तो ये नारा ने भी जो परिणाम दिए, उससे भी योगी का कद केंद्रीय स्तर पर भी बहुत ऊंचा हो गया है। अब इन सब का परिणाम क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये एक देखने वाली बात होगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई योगी जी की हमने जो प्रशस्ति में कहा, कोई योगी जी की नीतियों का हम बहुत अधिक समर्थन करते हैं, उनकी नीतियों का हम जो है उनकी नीतियों की कई पहलुओं से हम बहुत पूरी तरह से असहमत है। अभी भी उन्होंने सामाजिक न्याय पीडीए की चोट खाने के बावजूद भी पीडीए के नारे से लोकसभा चुनाव में उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखाई, उत्सुकता नहीं दिखाई कि वो सामाजिक न्याय के रास्ते को आगे बढ़ाएं। अभी भी अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, दरोगाओं की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भीषण सवणवाद जारी है। वो अभी भी दलित और पिछड़ों की लगातार उपेक्षा हो रही है, लेकिन उनको जो है भक्ति धारा में उनके मानस को प्रभावित करके भक्ति धारा का पूरी तरह से अनुयायी बना के, और उन्होंने उसको जो उनकी वास्तविकताएं हैं, ये ज़िंदगी से जुड़ी उनकी जो वास्तविकताएं, उनको उन्होंने जो है एक तरह से भौतरक कर दिया सामाजिक न्याय के धारे को, उसके ज़िंदगी की वास्तविकताओं को भी उनके सामने फिलहाल पिछले दलितों के बीच में एक भौतरक कर दिया। तो अब जब योगी का दबदबा बढ़ेगा तो फिर योगी अब ये कहेंगे कि जो हमारे साथ में जो हमको नेता बन के उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते हैं, उनको हम ठिकाने लगाएंगे, और वो उसमें जो है केंद्र को कहा जाए कि हमारे इस मामले में दखल न करें। तो उसमें हो सकता है कि ब्रजेश पाठक की छुट्टी हो जाए, और केशव मौर्य पर इसलिए रहम हो सकता है क्योंकि ये उन्होंने देख लिया कि 100 पीस के बतौर तो पिछड़ों को तो रखना ही पड़ेगा। तो केशव मौर्य ने इस बीच में पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया, वो योगी के नेतृत्व को भले ही चुनौती देते रहे हों, लेकिन वो उन्होंने ये बात सिद्ध किया है कि वो ब्रजेश पाठक की तरह आयातित नहीं है, वो पूरे तरह से पार्टी में ही उन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में, संघ के काडर के रूप में ही उन्होंने शुरुआत की, और अंत तक और अभी तक वो संघ के साथ ही जुड़े हुए हैं। उनकी भाव भाषा मौलिक है, जो संघ के एजेंडे के
कि जो संघ का जो मौलिक एजेंडा उसी के अनुरूप है, उनकी भावभाषा बदलती नहीं है। तो इन सब बातों से और इसलिए और उनके चेहरे को आगे करने की वजह से 2017 में बड़ी सफलता मिली थी। पहली बार जो सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, वो केशव मौर्य के चेहरे की वजह से मिली थी। तो केशव मौर्य को तो वो अपना आदमी समझ के संघ ने भी कह दिया कि नहीं इनको तो जो है साथ में रखिए, आप लोग सामंजस्य बना के चलिए। तो केशव मौर्य को तो हो सकता है कि वो न छूएं, लेकिन ब्रजेश पाठक की छुट्टी करके और हो सकता है कि किसी और ब्राह्मण नेता को वो मुख्यमंत्री बनाए। और साथ ही मंत्रिमंडल के में जो अमित शाह को बहुत रास आते हैं और जो है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के या नाकारेपन के बहुत आरोप हैं, उन कई मंत्रियों को की भी वो छुट्टी कर सकते हैं। और इस नाते मंत्रिमंडल का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही देखने को मिल सकता है। और अब जो उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का, तो संगठन भी अब केंद्रीय नेतृत्व को योगी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। यानी प्रदेश अध्यक्ष भी वही बनेगा जिसको योगी चाहेंगे, और जिला अध्यक्षों के मामलों में भी योगी का पूरा दखल रहेगा। अब ये हमारा अनुमान है। अब ये अनुमान कितना चरताप होता ये एक देखने वाली बात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को समाप्त करने के पहले हम अपने दर्शकों से पूर्ववत वही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो वो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और उन दर्शकों से जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल को देखा और उनको ये वीडियो रास आया और जो चाहते हैं कि हमारा हर वीडियो को देखने को मिले, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो खुद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ही और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि वो उनको हमारा हर वीडियो देखने की सूचना मिल जाए कर, हर वीडियो की सूचना मिल जाया करे। साथ में अपने परिवार के लोगों को, अपने संबंधियों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रेरित करें कि वो भी हमारे चैनल के साथ ऐसे ही करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर वीडियो उन तक भी पहुंचे। और अंत में वही हमारी जो गुजारिश रहती है कि इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।